नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह ओदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में जुड़ा हूँ आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के साथ। और मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, उस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में मैंने आपको स्टेलाइजेशन की 2 क्लासेस बताई थी। उन 2 क्लासेस के बाद में आज अपन जो नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो आपके फिजिकल मेथड्स की आगे की कुछ मेथड्स रहेंगी। देखिए, हमने स्टार्ट जब किया था, आपके जो लोग नए हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो मेथड्स है स्टेलाइजेशन के, उनको हमने 2 मेथड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड में डिवाइड करते हैं। फिजिकल जो मेथड्स होती है, उन फिजिकल मेथड्स में आपका सनलाइट, हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन का क्या था। आपके सनलाइट, हीट में मैंने 2 मेथड्स बताए थे, ड्राई हीट और म्यूस्ड हीट बताया था, जिनका हमने डिटेल से जितने भी सारे मेथड्स थे उन सबका हमने डिटेल से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद में म्यूस्ड हीट आता है। म्यूस्ड हीट में मैंने 3 तरह के बताए थे आपके, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, इंस्पिरेशन और आपके टिंडलाइजेशन, इस तरह से करके काफी सारे मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए थे। तो हमने यहाँ तक जो आपका हीट जो था, उस हीट तक आपके फिजिकल मेथड्स जो है हमने स्टडी कर लिए हैं। अब देखिए, कुछ और इसके मेथड्स जो है वो रिमेनिंग है, फिजिकल के भी और केमिकल मेथड्स भी हैं। तो जो बड़ा पोर्शन था आपका, वो बड़ा पोर्शन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बहुत शॉर्ट टाइप्स में यहाँ पे बचे हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना ओजोन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ओजोन जो होता है वो ओजोन आपके क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जब एक साथ होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं। और जो ओजोन स्टेलाइजेशन है फिजिकल मेथड के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, लो टेम्परेचर स्टेलाइजेशन कहलाता है, जिसको हम लोग कंडक्ट कराते हैं। हम बात कर रहे हैं ओजोन की। ओजोन पे जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, लो टेम्परेचर स्टेलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लो टेम्परेचर स्टेलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है। अब एक्जेक्टली होता क्या है, देखिए, ऑक्सीजन को, वाटर को और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी तीनों को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जब एक साथ रखा जाता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ में जब इलेक्ट्रिक करंट जब दौड़ाया जाता है, गुजारा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जो O2 होता है, वो O2 क्या होता है, एटॉमिक जो उसके एटम्स होते हैं, उन एटम्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, उस एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये जो एटॉमिक जो ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, आपके कंबाइन होता है O2 के साथ में, और ये क्या बना लेता है, O3 मंस आपके क्या बना लिया इसने, ओजोन जो है वो ओजोन यहाँ पे बना लेता है। और जो ओजोन होता है, उस ओजोन के अंदर जो स्टेरिलिटी इफेक्ट होता है, जो स्टेलाइजेशन का इफेक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, ये अपना 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपन अगर 4 आवर्स तक हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे स्टेलाइजेशन हो जाता है। तो ये आपका ओजोन मेथड है। बहुत आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे करवा दिया। क्या होता है, मैंने बताया, वाटर, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको साथ में रखा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो ऑक्सीजन है वो टूट जाता है और एटॉमिक ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। और वही ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होता है तो O3 जो है वो बना लेता है। तो ये हमारा यहाँ पे आपका ओजोन हुआ। ओजोन के बाद में बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। किसके बारे में बात करेंगे, फिल्ट्रेशन की। देखिए, फिल्ट्रेशन जो मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड कई बार आपने देखा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कई सारे चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, आपके सब्सटेंसेस होते हैं, और जो सब्सटेंसेस हीटिंग की वजह से डैमेज कर दिए जाते हैं। लिक्विड कई तरह के लिक्विड होते हैं, जैसे सीरा वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जो कल्चर मीडियाज वगैरह यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, अगर आप उनको हीट के साथ में रखेंगे, हीटिंग उनकी करेंगे, तो हीटिंग में क्या हो जाएगा, उनकी जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस को कहीं ना कहीं पे डैमेज कर देता है हीटिंग। तो इसलिए कुछ ऐसे हम लोग मेथड यूज करते हैं जिससे हीटिंग ना करनी पड़े, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में एक्जेक्टली क्या होता है कि फिल्ट्रेशन आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी भी आपने वाटर प्यूरिफिकेशन का प्लांट वगैरह देखा होगा, तो या आपके घर में जैसे मान लो आरओ वगैरह लगा होगा, तो उस आरओ में आपने देखा होगा मेम्ब्रेन फिल्टर और इस तरह से करके काफी सारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। उन फिल्टर से क्या होता है, पानी निकलता है और वो अलग अलग टाइप के उनकी जो पोर होते हैं, जो उनके छिद्र होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स के या उन सबके जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप फिल्टर यूज कर रहे हो, उस फिल्टर के जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स की जो डायमीटर होता है वो अलग अलग होता है। और उस डायमीटर से वो वहां से छन के जो भी कचरा होता है, या जो भी हार्डनेस होती है, या जो भी और बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वो उस
स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रक्चर की जो पोर साइज है उस पोर साइज से ज्यादा स्ट्रक्चर का अगर ज्यादा बड़ा अगर मान लो कोई बैक्टीरिया वायरसेस तो वो क्या हो जाएगा वहीं पे रुक जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी फिल्ट्रेशन कहलाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं उसको फिल्टर करते हैं। मोस्टली फिल्टर्स जो होते हैं उस फिल्टर्स के यहाँ पे हम लोग मोस्टली 4 टाइप यूज करते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थनवेयर कैंडल। अर्थनवेयर जो कैंडल होती है उस अर्थनवेयर जो कैंडल होती है अर्थनवायर्स की बनी हुई होती है और इसकी अलग अलग पोरोसिटी होती है। उस पोरोसिटी के हिसाब से ये क्या करता है फिल्ट्रेशन करता है। आप इसको नाम याद रखने। दूसरा जो होता है आपका होता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस फिल्टर बोलते हैं। ये किसका बना होता है एस्बेस्टोस इसका बना होता है। एस्बेस्टोस का बना होता है जो मैग्नीशियम सिलिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं उस मैग्नीशियम सिलिकेट का ये बना हुआ होता है। एस्बेस्टोस पत्थर होता है उसका बना होता है जो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। अब इसके अलग अलग सभी का जो है जितने भी मैं आपको फिल्टर के जो नेम्स यहाँ पे बताऊंगा उन सभी में क्या होता है फिल्टर जो होते हैं उन फिल्टर का अलग अलग उनकी पोरेसिटी जो होती है वो क्या होती है उनकी जो पोर्स की साइज होती है वो अलग अलग होती है। अर्थनवायर कैंडल, उसके बाद में एस्बेस्टोस फिल्टर। एस्बेस्टोस फिल्टर के बाद में आपका आता है सिंटर्ड ग्लास डिस्क। सिंटर्ड ग्लास डिस्क। सिंटर्ड जो ग्लास डिस्क होती है इसमें क्या होता है देखिए सिंटर्ड ग्लास डिस्क में क्या होता है जो ग्लासेस होते हैं जो बारीक जो पाउडर फॉर्म में जो ग्लास होता है उस बारीक पाउडर फॉर्म के ग्लास से क्या किया जाता है पार्टिकल जो होता है ग्लास मतलब उन पार्टिकल्स को एक साथ कंबाइंड करके उनको सिंटर्ड करके एक साथ करके और फ्यूज करके एक फिल्टर बनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोलते हैं। पाउडर फॉर्म में जो ग्लास होता है पाउडर जो ग्लास पार्टिकल्स होते हैं उनको एक साथ फ्यूज करके और इसको बनाया जाता है। इसकी भी अलग अलग पोरोसिटी होती है उसके हिसाब से ये क्या करता है फिल्टर करने का काम करता है। और लास्ट वन अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स यहां पे होते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स यहां पे होते हैं और मेम्ब्रेन जो फिल्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं उनका ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं जो और सबसे ज्यादा जो इसमें यूज किया जाता है वो नाइट्रोसेलुलोज यहां पे यूज किया जाता है। इनका जो पोरोसिटी होती है वो 0.15 से लेके और 12 माइक्रोग्राम तक होती है। 0.15 टू 12 माइक्रोमीटर इसका जो पोरोसिटी होती है जो साइज होती है यहाँ पे पोर्स की यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर में जिसमें सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है मैंने भी बताया नाइट्रोसेलुलोज यूज किया जाता है। सेलुलोज के बने हुए होते हैं सेलुलोज के बने हुए होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो नाइट्रोसेलुलोज यूज किया जाता है। और उस नाइट्रोसेलुलोज का जो पोर साइज होती है वो यहां से यहां तक होती है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको जिस लिक्विड का जिस सीरा का जिस भी कल्चर मीडिया का आपको क्या करना है स्टरलाइजेशन करना है उसके हिसाब से आप पोर कैपेसिटी के हिसाब से यहां पे ले सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में वो 0.15 से लेकर 12 माइक्रोमीटर तक की होती है। तो ये क्या कहलाते हैं आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मैंने आपको समझाया कि फिल्ट्रेशन में किसका स्टरलाइजेशन करते हैं उन सभी चीजों का जो क्या करती है ऐसे लिक्विड फॉर्म जो क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है किसकी वजह से आपके हीटिंग की वजह से जो डैमेज हो जाती है उन सब का किसके किया जाता है आपके फिल्टर प्रोसेस से स्टरलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पे मैंने 4 आपको सब्सटेंसेस बताए 4 फिल्टर के टाइप्स बताए। यहाँ पे अर्थनवायर कैंडल बताया आपको एस्बेस्टोस डिस्क फिल्टर बताया सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बताया और लास्ट में आपके मेम्ब्रेन फिल्टर बताया जिसके अंदर नाइट्रोसेलुलोज का एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया। तो इस तरह से करके आपके फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद में हम यूज करते हैं रेडिएशन प्रोसेस। ये फिजिकल के लास्ट टाइप है वो रेडिएशन है। रेडिएशन में क्या होता है देखिए रेडिएशन आपने सबने पढ़ा होगा सुना होगा कि रेडिएशन जो होती है 2 तरह की होती है। एक तो होता है आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है आयोनाइजिंग में और नॉन आयोनाइजिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब हम उन वेव्स को उन रेडिएशंस को जब हम लोग गुजारते हैं तो जब हाई एनर्जी रिलीज की जाती है जब हाई एनर्जी रिलीज करने वाली जो वेव्स हैं जो रेडिएशंस हैं वो तो क्या कहलाती हैं आपके आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। जब हम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जैसे आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है उसी तरह से क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में जो हाई एनर्जी रिलीज कर रही है जो हाई एनर्जी रिलीज कर रही है वो क्या कहलाती है आपकी वो तो कहलाती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब ये हाई एनर्जी क्यों रिलीज कर रही है क्योंकि ये क्या करती है इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं। जो रेडिएशन है उन रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं कहां से एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं जिसकी इफेक्ट की वजह से क्या होता है यहाँ पे क्या आता है हाई एनर्जी रिलीजिंग होती है। तो मतलब ये ज्यादा लिथल होती है ज्यादा हार्मफुल होती है बजाय किसके नॉन आयोनाइजिंग से।
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हाई एनर्जी के रेंज में आती हैं, हाई एनर्जी रिलीजिंग रेंज में आती हैं। और ये हाई एनर्जी क्यों रिलीज कर रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो एटम्स हैं उन एटम्स से और जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा है, इस वजह से एनर्जी रिलीज कर रही है और उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाई एनर्जी के अंदर आती है, इसलिए इनको आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वाले मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो क्या नहीं करती हैं, हाई एनर्जी रिलीज नहीं करती है, मतलब लो एनर्जी रिलीज करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं। देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये रेडिएशन के टाइप हैं आपके, रेडिएशन के दो टाइप है यहां पे हमारे, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक दूसरा है आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होता है उस आयोनाइजिंग रेडिएशन में तो कौन कौन से आते हैं आपके, गामा रेज, एक्स रेज और कॉस्मेटिक रेज। ये तीनों जो होती हैं, ये तीनों किसमें आती हैं, आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आती है। कौन कौन सी आपके, एक्स रेज, गामा रेज और आपके कॉस्मेटिक रेज जो होती हैं वो आपके आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आती हैं। इनका जो इफेक्ट होता है स्टेरिलाइजेशन का, वो स्टेरिलाइजेशन का इफेक्ट कैसे आता है, ये क्या करती हैं, जो आपका जो भी डीएनए है, जो आपके बैक्टीरिया वायरस का जो डीएनए है, उस डीएनए को क्या कर देती है, रेप्लिकेट कर देती है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उस डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या कर देती है, हार्मफुल कर देती है, डीएनए को डैमेज कर देती है। और जब डीएनए डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट आता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे यूज की जाती है वो गामा रेडिएशन यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन में स्टेरिलाइजेशन के लिए जो यूज की जाती है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं स्टेरिलाइजेशन के लिए जो यूज की जाती है वो गामा रेडिएशन यूज की जाती है। और वो जो गामा रेडिएशंस है वो कमर्शियली यूज की जाती हैं और ये मोस्टली किसके लिए की जाती है, जो कल्चर प्लेट्स होती हैं, जो कैथेटर्स होते हैं, जो सिरिंजेज होती हैं या फिर किस स्वाब्स वगैरह होती है, उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए इसका यूज मोस्टली किया जाता है। उसके बाद में नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है, उन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में अगर हम बात करें तो यहां पे आपके क्या आती है, एक तो इंफ्रारेड आता है और दूसरा आता है आपके इसमें इंफ्रारेड के अलावा आपके यूवी रेज। जो यूवी रेज के बारे में मैंने आपको किसमें बात की थी, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की हमने कहां बात की थी, जब मैंने आपको सनलाइट बताया था, फिजिकल मेथड में जब मैंने आपको सनलाइट पढ़ाया था उस टाइम पे यूवी रेज के बारे में बताया था। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इंफ्रारेड और यूवी रेज यूज की जाती है। ये क्या करती है एग्जैक्टली, नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कर देती है किसका, जो बैक्टीरियल प्रोटीन होती है। जब मैंने सनलाइट पढ़ाया था आपको तो बताया था ये क्या कर देती है, आपके यूवी रेज और आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आपके इंफ्रारेड्स जो वेव्स हैं वो क्या करती है, नॉन आयोनाइजिंग के अंदर कंसीडर की जाती हैं। और ये क्या कर देती है एग्जैक्टली, ये आपके जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की प्रोटीन होती है, उस बैक्टीरियल प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स आपके आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के हैं जो रेडिएशन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। मैंने बताया रेडिएशन जो है फिजिकल मेथड का लास्ट वन टाइप था। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, देखिए दो तरह की रेज होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग में कौन कौन सी आपके करती कंसीडर होती है, गामा रेज, एक्स रेज और आपके कॉस्मेटिक रेज ज्यादा लीथल होती है, जबकि नॉन आयोनाइजिंग के अंदर इंफ्रारेड और यूवी रेज आपके कंसीडर की जाती हैं। तो ये आपका फिजिकल मेथड जो है फिजिकल मेथड कंप्लीट होता है। फिजिकल मेथड में हमने पांचों टाइप्स जो है इसके वो हमने डिस्कशन कर लिए। देखिए केमिकल मेथड्स की बात करते हैं। केमिकल मेथड्स जो होते हैं वो केमिकल मेथड्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ा डिटेल से भी पूछा जा सकता है, 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एक एक केमिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि 70% जो अल्कोहल हो 70% अल्कोहल से क्या करना चाहिए, हमको हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहना चाहिए। जब आपको आप हैंड वॉश की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो आपको हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है। मतलब अल्कोहल जो है वो क्या करता है, आपके यूज आता है एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट। ये क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट में काम करता है। और 60 से लेके और 60 to 70% इसका कंसंट्रेशन जो होता है अल्कोहल का वो यहाँ पे सफिशिएंट होता है किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यहाँ पे दो तरह की हम अल्कोहल यूज करते हैं। कौन सा, एक तो आपका इथाइल अल्कोहल होता है और एक आता आपके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दो टाइप के अल्कोहल के आपने पढ़े होंगे, मिथाइल अल्कोहल, ये सारे अल्कोहल काफी सारे टाइप्स आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, डिस्कशन किए होंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल के अंदर 60 to 70% कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल, चाहे से वो इथाइल अल्कोहल हो या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, अगर वो 60 to 70% कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है
तो वो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को किल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको एक तो इसका कंसंट्रेशन याद रखना है और दो इसके एग्जांपल याद रखने हैं, विच वन, इथाइल अल्कोहल एंड द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड, यहाँ पे दो एल्डिहाइड्स यूज होते हैं। एक तो होता है आपके, आपने ये सारी जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो है आपने 12th क्लास के अंदर इनको डिटेल्स, इनकी स्ट्रक्चर और इस सब के बारे में आपने डिटेल से डिस्क्रिप्शन पढ़ रखा होगा। यहाँ पे हम बात करें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के अंदर दो तरह के एल्डिहाइड हम यहाँ पे जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, उसमें दो तरह के एल्डिहाइड हम यूज करते हैं। एक तो होता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड और एक होता है ग्लूटारेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटारेल्डिहाइड, ये दोनों किस किस तरह से काम करते देखिए। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड आपके दोनों तरह से यूज होता है, एक तो गैस फॉर्म में भी यूज होता है और ये एक्वस फॉर्म में भी यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिकल, तो केमिकल के अंदर जो हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड का डिस्कशन करेंगे वो एल्डिहाइड का यहाँ पे सिर्फ एक्वस का बात करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यूज होता है, उसका 10% जो सॉल्यूशन होता है वो 10% सॉल्यूशन क्या होता है, 10% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये फिनोल की बात कर रहा हूं, सॉरी मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड के अंदर। एल्डिहाइड के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका 10% एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सफिशिएंट होता है किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि मैं बात करूं ग्लूटारेल्डिहाइड, तो ग्लूटारेल्डिहाइड जो होता है उस ग्लूटारेल्डिहाइड में 2% बफर सॉल्यूशन जो होता है वो यहां पे यूज किया जा सकता है, 2% सॉल्यूशन। फॉर्मेल्डिहाइड का 10% एक्वस सॉल्यूशन, जबकि ग्लूटारेल्डिहाइड का 2% जो बफर्ड सॉल्यूशन होता है वो यहां पे यूज किया जा सकता है। और ये मार्केट के अंदर ग्लूटारेल्डिहाइड जो है वो ग्लूटारेल्डिहाइड मार्केट में किस नाम से प्रेजेंट मिलता है, ये सिडेक्स के नाम से कमर्शियली अवेलेबल होता है। किसके नाम से अवेलेबल होता है, सिडेक्स के नाम से ये कमर्शियली अवेलेबल होता है। तो ये किसके बारे में हो गया, आपके एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन हुआ आपका। एल्डिहाइड के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके फिनोल। फिनोल के बारे में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ये तो हमने इसके बारे में तो डिस्कशन कर रखा है। फिनोल की अगर हम बात करूं तो फिनोल जो होता है वो फिनोल 1% अगर फिनोल है, कोई सा भी फिनोल हो, क्रिसोल हो, आपके क्लोरहेक्सिडीन हो या आपके क्लोरऑक्सीनेलोल हो, ये दोनों ही तीनों जो आपके केमिकल कंटेंट्स है जो फिनोल की कैटेगरी में आते हैं, ये तीनों के अंदर ही क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है। मींस फिनोल जो है वो अगर 1% सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सिर्फ 1% अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है फिनोल, इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रख सकता है। यहाँ पे 3 टाइप के फिनोल जो होते हैं वो स्टरलाइजेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। पहला होता है आपके क्रिसोल। क्रिसोल जो होता है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, आपके फिनोल की बात कर रहे हैं। फिनोल जो होता है उसके अंदर सबसे पहले क्रिसोल यूज होता है। आपने देखा होगा मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होता है, लाइजोल के नाम से मार्केट के अंदर ये आपको अवेलेबल होता है। किस नाम से, लाइजोल के नाम से अवेलेबल होता है। और ये कहां कहां यूज किया जा सकता है, आपको कोई सरफेस या कोई फ्लोर या फिर एक्सक्रीटा का डिसइंफेक्शन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्रिसोल जो मार्केट में लाइजोल के नाम से अवेलेबल है, वो सरफेस, किसी सरफेस को, किसी फ्लोर को, आपको आपने देखा होगा मोस्टली इसको पोछे वगैरह में इन सब में यूज किया जाता है। मार्केट में लाइजोल के नाम से अवेलेबल होता है। उसके बाद में यहां पे एक और फिनोल का जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन, क्लोरहेक्सिडीन जो होता है वो क्लोरहेक्सिडीन मार्केट के अंदर किस नाम से अवेलेबल है, सेवलॉन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो होता है ये आपके मोस्टली वुंड्स को या फिर जो स्किन होती है उस स्किन के डिसइंफेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लोरहेक्सिडीन मार्केट में सेवलॉन के नाम से मिलता है और ये क्या किस काम में आता है, आपके स्किन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। स्किन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है यहां पे। जबकि एक यहां पे और जो नेक्स्ट आपके फिनोल की मैं बात करूं तो क्लोरहेक्सिडीन की तरह यहां पे एक होता है आपके क्लोरऑक्सीनेलोल, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटोल। ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, आपके मार्केट में ये किसके नाम से अवेलेबल है, डिटोल के नाम से अवेलेबल है। और डिटोल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी आपके लिक्विड को भी डिसइंफेक्ट कर सकता है या फिर आप पोछे वगैरह में या फिर हैंड्स जो है उनको सैनिटाइज करने के लिए भी इसको काम में ले सकते हो। तो आपके फिनोल जो होता है उस फिनोल में आपके 3 कंटेंट्स यूज होते हैं। 1% जो फिनोल का 1% जो सॉल्यूशन होता है वो सफिशिएंट होता है फॉर द स्टरलाइजेशन
क्रिसोल के नाम से, क्लोरहेक्सिडीन के नाम से और क्लोर ऑक्सीनेलोन के नाम से ये मार्केट में ये मिलता है, ये केमिकल है इसके नाम। क्रिसोल जो होता है लाइसोल के नाम से आता है, क्लोरहेक्सिडीन सेवलोन के नाम से आता है और क्लोर ऑक्सीनेलोन आपके डेटोल के नाम से आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फिनोल के बाद में आता है आपके हेलोजेंस। हेलोजेंस में अगर मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक तो आपने आयोडीन का नाम सुना होगा, एक क्लोरीन का नाम सुना होगा, तो क्लोरीन और आयोडीन जो है वो किसमें आते हैं, आपके हेलोजन के अंदर आते हैं। हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे एक तो आता है क्लोरीन और एक आता है आपके आयोडीन। ये दोनों जो कंटेंट है वो हेलोजन के अंडर में आते हैं। कौन कौन सा, एक तो आपके क्लोरीन और एक आपका आयोडीन। जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन कहां प्रेजेंट होता है, आपके एक तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन। एक तो आपका ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा आपके सोडियम हाइपोक्लोराइड। इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके क्लोरीन प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के बारे में आप जानते हैं, वाटर का डिसइंफेक्शन करने में या फिर ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये आपके जो एचआईवी और एड्स और इन सब के जो एचआईवी एड्स के जो पेशेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि एचआईवी पेशेंट के और उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया जाता है, जो क्या है टाइप ऑफ क्लोरीन है। और क्लोरीन किसके अंदर में आता है, आपके हेलोजन के अंडर में आता है। हेलोजन के अंडर में क्या आते हैं, क्लोरीन और आयोडीन आते हैं। क्लोरीन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइड कंसीडर किए जाते हैं, जबकि आयोडीन जो होता है वो आयोडीन क्या होता है, आपके एल्कोहल फॉर्म में या फिर आपके एक्वस फॉर्म में, दोनों में यूज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हॉस्पिटल में, वो है बेटाडीन। बेटाडीन जो है वो एक टाइप का आयोडीन ही है, जो किस एक्वस सॉल्यूशन या फिर आपके एल्कोहलिक सॉल्यूशन में आयोडीन को एक्वस या फिर, मैं फिर से बोल रहा हूं, आयोडीन को एक्वस या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन में यूज किया जा सकता है। एक्वस सॉल्यूशन में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो अपना बेटाडीन है, जो आपने हॉस्पिटल सेटअप में आपने देखा होगा कई बार, जो हम लोग बेटाडीन से जो आप ड्रेसिंग्स वगैरह करते हैं, जो डिसइंफेक्शन करते हैं, वो बेटाडीन पेंट करते हैं किसी पेशेंट का सर्जरी से पहले, वो सारा इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो हमने बात की हेलोजन की। हेलोजन के अंदर मैंने बताया कि दो एजेंट्स होते हैं, एक कौन सा होता है आपके आयोडीन होता है और दूसरा कौन सा होता है आपके क्लोरीन होता है। क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में और सोडियम हाइपोक्लोराइड में प्रेजेंट होता है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर का और सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ फ्री क्लोरीन। क्या करता है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को जो अब हम लोग डालते हैं वाटर के अंदर, तो उसको डालने से क्या होता है, वहां जो क्लोरीन प्रेजेंट है उस ब्लीचिंग पाउडर में, जो हेलोजन, कौन सा हेलोजन, क्लोरीन नाम का जो हेलोजन वहां प्रेजेंट है, वो क्या होगा, रिलीज होगा और उस फ्री क्लोरीन की वजह से उसका इफेक्ट वहां पे आता है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट यहाँ पे आयोडाइजिंग एजेंट्स का। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने नाम सुना होगा आपके H2O2, आपने काफी बार देखा होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कोई वुंड वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो डॉक्टर उसको क्लीनिंग के लिए क्या करता है, वहां पे H2O2 एक शीशी में आता है मोस्टली, उसको जब आप डालते हैं तो झाग से बन जाते हैं। वो झाग क्यों बन रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहा होता है, उन जो बैक्टीरिया और वायरसेस का क्या कर रहा होता है, वो वहां पे ऑक्सीडाइजेशन कर देता है और उस ऑक्सीडाइजेशन की वजह से वो झाग जो बनते हैं वो उसी वजह से बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। वो H2O2, क्योंकि यहाँ पे H2O में टूट जाता है और O+ में टूट जाता है, तो इस O की वजह से ऑक्सीडाइजेशन होता है। और ये ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पे पर एसिटिक एसिड भी होता है, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, पर एसिटिक एसिड, वो भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, आपके नेक्स्ट आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं फिर से बता देता हूं, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। H2O2 इसका एग्जांपल है और एक इसका एग्जांपल है पर एसिटिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और आपके पर एसिटिक एसिड, ये दोनों यूज किए जाते हैं। फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। देखिए सरफेस एक्टिव जो एजेंट्स आपका 6 नंबर पे जो है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, कई तरह के आपके
एनाइंस, कैटाइंस और नॉन आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं कि हर एक एजेंट के ऊपर कुछ ना कुछ आयन प्रेजेंट होते हैं, तो कैटाइन, एनाइन और नॉन आयन होते हैं। उनके प्रेजेंट्स के आधार पे वो क्या करते हैं, किसी ना किसी सरफेस का एजेंट का क्या करते हैं, वो उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या करते हैं, ये भी डिसइंफेक्शन के काम में आ सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो होता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स के अंदर, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो है वो इसका एग्जांपल है, वो आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो होता है वो एक सरफेस एक्टिव एजेंट्स होता है। यहां पे मैंने बताया एनाइंस होते हैं, कैटाइंस होते हैं और नॉन आयंस होते हैं, जो क्या करते हैं आपके इनके ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश या फिर कोई भी आवेश प्रेजेंट नहीं हो, उसके आधार पे हम इनको क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो ये सरफेस एक्टिव जो एजेंट्स होते हैं, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी क्या करते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ये क्या करते हैं, आपके डिसइंफेक्शन के काम में आते हैं। सेकंड लास्ट आपका आता है डाइस। आपने डाइस पढ़ी होंगी, आपको जब सर ने एक क्लास ली थी जिसके अंदर आपको ग्राम स्टेनिंग और आपके एसिड फास्ट स्टेनिंग जो थी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो वहां पे आपने डाइस के नाम सुने होंगे। देखिए दो तरह की डाई होती है, एक तो होता है एनिलीन होती है और एक होती है एक्रिडीन होती है। एनिलीन और एक्रिडीन दो टाइप की डाइज होती हैं, और वो दोनों डाइज होती हैं, वो दोनों डाइज क्या करती हैं, उनके अंदर भी डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप डाइज की बात करें तो हम लोग क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं, मैलाकाइट ग्रीन्स यूज करते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट और मैलाकाइट ग्रीन्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये आपके इफेक्ट होता है कि वो क्या कर सकती हैं, आपके बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और लास्ट वन आपका इसके अंदर आता है गैसेस फॉर्म्स। ठीक है, क्या आती हैं, गैसेस आती हैं। कई सारी गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, आपके डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन के काम में आती हैं। मोस्टली हॉस्पिटल में हम लोग ओटी वगैरह को, वार्ड वगैरह को क्लीन करने के लिए, उनको स्टरलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन गैसेस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा कमरा, आपको कोई ऑक्यूपाइड स्पेस है, उस ऑक्यूपाइड स्पेस को मान लो अगर आपको स्टरलाइज करना है, तो आप कैसे करोगे, ऐसे तो नहीं कि आप सोडियम हाइपोक्लोराइड लोगे और पूरे कमरे में पेंट करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो गैस यूज करते हैं, देखिए गैसेस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूज की जाती है वो गैस होती है आपके फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है, और फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है वो मैंने आपको जब बताया, एल्डिहाइड आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो एल्डिहाइड क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, दोनों में यूज किए जाते हैं। एक्वस फॉर्म में तो मैंने बताया था फॉर्मेलिन होता है, और आपके जब एक्वस फॉर्म में तो फॉर्मेलिन होता है, और यहां पे जो हम लोग बताते हैं, यहां पे गैसेस फॉर्म में जो ये प्रेजेंट होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है। मतलब होता क्या एग्जैक्टली, देखिए जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जो फॉर्मेलिन तो हमने बता दिया, फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन हमने कहा ये क्या आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में जब रखा जाता है, फॉर्मेलिन के अंदर जब KMnO4 डाल के किसी ऑक्यूपाइड रूम के अंदर हम लोग रख देते हैं, और जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या होता है, फ्यूम्स बनते हैं, धुआं निकलती है, और वो धुआं जो होती है वो गैसेस फॉर्म में निकलती है, और वो क्या करती थी, पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेती है, और जितना भी वहां पे आर्टिकल्स होते हैं, जिस सरफेस पे वो लगेगी, उस सरफेस को पेनिट्रेट करके उसको क्या कर देगी, उसका स्टरलाइजेशन कर देगी। तो ये मोस्टली जो अपने ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होते हैं, या जो वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, जो पूरे हॉस्पिटल होता है या कोई ऑक्यूपाइड एरिया होता है, जो क्लोज्ड एरिया होता है, उस क्लोज्ड एरिया को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपके मोस्टली फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस होती है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, एक और यहाँ पे गैस होती है आपका, ये तो पहला हो गया फॉर्मेल्डिहाइड गैस। उसके बाद में दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो होती है आपके ईटीओ। ईटीओ क्या होती है, देखिए ईटीओ जो हम लोग बोलते हैं, इथाइल ऑक्सीडेज बोलते हैं इसको, इथाइल ऑक्सीडेज। ये इथाइल जो ऑक्सीडेज होती है, ईटीओ जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, इथाइलिन ऑक्सीडेज। ये इथाइलिन ऑक्सीडेज क्या होती है, देखिए ये वैसे तो क्या होती है, एक्सप्लोसिव, इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोसिव इफेक्ट होता है। ये अगर आपने इसको बंद कमरे में अगर मान लो गैस निकाल, आपने गैस जो है वो गैस अगर आपने रख दी है, और इस गैस को रखने से क्या होगा कि ब्लास्ट होने के एक्सपल्जन इफेक्ट होता है, इसके अंदर विस्फोटक होती है ये, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर कभी भी यूज नहीं करते। इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे फॉर्म्स के अंदर, जैसे मान लो सपोज हमारे को क्या करना हो, कोई प्लास्टिक सिरिंजेस का या रबर आर्टिकल्स का, या रेस्पिरेटर्स होते हैं, जो आपके जो रेस्पिरेटर्स होते हैं, उन रेस्पिरेटर्स का, या हार्ट और लंग मशीन जो होती है, सुचर्स वगैरह होते हैं, ऐसे कोई जनरल आर्टिकल्स होते हैं,
उन जनरल आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए ईटीओ का यूज किया जाता है। एक लास्ट इसमें यूज की जाती है तीसरी, मैं अगर आपको बताऊं गैसेस की बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं बीपीएल। बीपीएल जो होती है उस बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बीटा प्रोपाइल लैक्टोन। बीटा प्रोपाइल लैक्टोन जो होता है, बीटा प्रोपाइल लैक्टोन जो होता है वो भी क्या होता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड से, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उस फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा हार्मफुल होता, मतलब हार्मफुल इन द सेंस बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल, हमारे लिए नहीं, बैक्टीरिया के लिए ज्यादा हार्मफुल होती है बीपीएल, बीटा प्रोपाइल लैक्टोन। जो बीपीएल होता है वो आपके फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उस फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा हार्मफुल होती है। और इसको मोस्टली जो यूज किया जाता है वो बीपीएल को यूज किया जाता है किसके लिए, जो हम लोग वैक्सीन बनाते हैं उन वैक्सीन को, अगर आपको सपोज कोई गलत वैक्सीन बन गया है तो उस वैक्सीन को क्या करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए क्या किया जाता है, इसका बीपीएल का यूज किया जाता है। सपोज कोई वैक्सीन हमने बनाया और उस वैक्सीन को हमें खत्म करना है, किल करना है, उसको जो उसके अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको मारना है, उस कंडीशन में हम इसको क्या यूज करते हैं, बीपीएल यूज करते हैं। तो ये बीपीएल किसके लिए यूज किया जाता है, आपके यूज किया जाता है टू इनएक्टिवेट द वैक्सीन। ईटीओ का मैंने बताया, ईटीओ जो होता है रबर और जो आर्टिकल्स होते हैं, रबर आर्टिकल्स हो गया, सूचर्स हो गए, उन सबको स्टरलाइज करने के लिए। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है जो फॉर्मेलिन और KMnO4 के संगठन से दोनों के मिलने से बनती है, वो क्या काम करती है, वो आपके ओटी और वार्ड्स को क्लीन करने के काम में, उसको स्टरलाइज करने के काम में आती है। तो ये आपका कंप्लीट जो हमारा था वो स्टरलाइजेशन जो है वो मेथड कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं, मैं वापस से बताता हूं। मेथड्स के अंदर फिजिकल और केमिकल दो मेथड होती हैं। फिजिकल के अंदर सनलाइट, हीट, ओजोन्स, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन हमने अलग से सेपरेटली पढ़ लिया है। उसके बाद में अभी और डिस्कशन हमने किया, यहाँ ओजोन से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पूरा का पूरा केमिकल जो है वो सारे केमिकल मेथड्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आपको क्लास में फिर भी अगर कोई इशू रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको कोई इश्यूज रहता है तो मैं डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे को पर्सनली अटेंड करने की मैं कोशिश रहेगी। तो आपको अगर क्लासेस के अंदर आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं, उनको जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी सी बनती है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, सब लोगों के पास पहुंचे हमारे चैनल का लिंक। तो आप लोग बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।